तो कल हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोग ने देखा था क्या कि पहले तो आज मैं वो समरी बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। और अब अगर इसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत आई है आज तक में तो आप मतलब चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है मैंने। यस, रिकॉर्डिंग चालू है सर। और कल का भी वीडियो कल का वीडियो भी है अपने पास। टाइम मिलने पे अपलोड कर देंगे उसे। और आज आज तक जो मैंने पढ़ा वो देखा हम लोगों ने कि पहली बात कि एक्सेल एक्सेल होता क्या है, गूगल सीट क्या होता है, सॉरी, गूगल सीट के बारे में देखा। फिर कुछ फंक्शंस पढ़े जैसे कि एंड, इफ और वी लुकअप, अरे, ये सब अभी मतलब मैंने ऊपर ऊपर की चीजें बताया। अभी हम इस चीज को एक एक करके बता रहे हैं। फिर जब मतलब आगे लगभग 2 3 4 क्लास जब हो जाएगा तब इन सबको एक मतलब कंबाइन करके कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। अब एक चलिए पहले मैं बताता हूँ कि किस टाइप का फॉर्मूला मैं आपको इस क्लास के एंड तक मतलब कि ये जो कोर्स खत्म होगा उस कोर्स के एंड तक आप कैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं वो मैं आपको एक अभी दिखाता हूँ कि इस टाइप के फॉर्मूला आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो चलो, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे इतना लंबा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इस टाइप के फॉर्मूला को आप लगा सकते हैं इस कोर्स के लास्ट होने होने तक। और इतना परफेक्ट तो बना ही दूंगा कि ऐसे ऐसे पेचीदा फॉर्मूला आप खुद से लगा सकते हैं। ये तो वो कुछ भी नहीं है। आप अब फॉर्मूला तो इतना बड़ा भी आप लगा सकते हैं कि ये जो आप ये अभी आप ये 3 लाइन में देख रहे हैं उसे आप इतना तक भी स्क्रॉल करेंगे और ये पूरा फॉर्मूला से ही भरा रहेगा। तो ये इस टाइप के फॉर्मूलाज आप सीखेंगे बस ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों में। जी, तो अभी सब हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, केवल उस फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उस फंक्शन का नेचर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है उस फंक्शन का और कैसे वर्क करता है। तो अभी तक कल हमने पढ़ा था कि एक बार अगर इफ एक्सेल क्या है, गूगल सीट क्या है, एंड क्या है, इफ क्या है, और क्या है, वी लुकअप क्या है, अरे फंक्शन क्या है, डेटा वैलिडेशन थोड़ा सा समझे थे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो इसका 1% भी नहीं है। हम जो भी समझना सीखना चाह रहे हैं उसका 1% भी अब अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन अभी थोड़ा बहुत समझे थे। और और शेयरिंग देखे थे, शेयरिंग कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं सीट में कैसे लगाते हैं, रेंज में कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा है। और ये था कि ये जो आप ये थिक लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीज करना। यानी कि ये फ्रीजिंग लाइन है, जितना दूर आगे पीछे करते जाएंगे
अब जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ कर दिया तो इसके नीचे तक का ये फ्रीज हो गया, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, फ्रीज करना भी सीखा है। और छोटा मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मूला सीखा हमने कि लगाते कैसे हैं, फॉर्मूला आपके हो सकता है, किस किस टाइप के फॉर्मूला हो सकते हैं। तो आज हम जो मतलब अगर इन सब चीजों में किन्हीं को दिक्कत आई है तो आप चैट में लिख दीजिए और मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो। मतलब इतने टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं, तो इनमें से अगर आपको कोई दिक्कत है तो चैट में लिख दीजिए, और दिक्कत नहीं है तो आप लिख दीजिए यस। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना मतलब प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि कुछ दिक्कत है। चलिए आज एक प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप लोग कभी गूगल फॉर्म नहीं बनाए हैं तो आज मैं आप लोगों को कुछ अलग सिखाता हूं जो कि गूगल सीट से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसमें हमारा देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि डेटा प्रोटेक्ट करना सीखे, डेटा शेयर करना सीखे। आज मैं चाहता हूं कि डेटा अपने सीट पे लाएंगे कैसे। प्लीज एक्सप्लेन एंड इफ और वन मोर। चलिए देखिए एंड की बात करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 जितने कंडीशन है, अगर मान लेते हैं आज अभी तक तो मैंने 2 कंडीशन के बारे में बताया, अब मैं चाहता हूं चलिए ये देखते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई साहब डी कॉलम में, ई कॉलम में, एफ कॉलम में, जी कॉलम में, मतलब ये इस 4 सेल में अगर वन हो, यहाँ वन हो, यहां भी वन हो, इस 4 मतलब ये जो 4 चीज चारों सेल है, चारों सेल में अगर 1 1 1 1 1 हो, उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे एक आउटपुट शो हो कि डेटा ट्रू है। ठीक है, हमारा जो एंड गोल है हमें ये दिखाना है कि भाई साहब ये अगर इस 4 सेल में 1 1 1 हो तभी ये ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स है। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है किसी कंडीशन में, पहला कंडीशन तो ये है कि मैं चाहता हूं कि इन सभी में 1 हो तभी ट्रू होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी एक में भी अगर ट्रू 1 आ जाए, किसी एक सेल में भी 1 आ जाए तो उसे मैं ट्रू मानूंगा। अगर किसी एक में भी 1 आ गया ना, जैसे मान लीजिए 50 पेपर का मान लीजिए कि 5 पेपर का एग्जाम हुआ, तो कोई एक पेपर ऑप्शनल भी हो सकता है या फिर 3 पेपर ऑप्शनल हो सकता है, कुछ भी मतलब एक अपनी तरफ से ये मान के चलते हैं कि मैं अभी बात कर रहा हूं, एक सेल में भी अगर 1 दिख जाए तो मान लो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर अगर इस 4 सेल में किसी में भी एक नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। वैसे ही ऊपर वाले में अगर किसी में एक में भी 1 नहीं दिखेगा ना, किसी एक में भी अगर 1 नहीं मिलेगा तो इसे फॉल्स समझेगा। तो जब चारों कंडीशन को फुलफिल करवाना हो या फिर यहाँ पे एक कंडीशन होता, अगर ये 1000 भी कंडीशन यहाँ पे दिया रहता और उन सभी को फुलफिल कराना होता, उस कंडीशन में हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है एंड का। ठीक है, जैसे बोलेगा राम और सीता पटना जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि 2 आदमी जाना है, राम और सीता दोनों जाएंगे, यानी कि राम और, तो ये दोनों जाएंगे तभी वो जाएंगे, मतलब नहीं उसके बाद उसके अलावा नहीं जाएंगे, तो उस कंडीशन में एंड हम लगाते हैं। लेकिन वही अगर बोलते राम या सीता कोई भी दिल्ली जा सकता है, ठीक है, तो राम या सीता का मतलब ये हुआ कि कोई एक भी चला गया तो अपना काम बन जाएगा, कोई एक भी चला गया तो काम बन गया। तो ऐसे ही अब जब काम करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारा वो आएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आएंगे तो उसको फुलफिल करने के लिए और उसको बनाने के लिए इन 2 कंडीशन को माइंड में रखना पड़ेगा कि
हमें इन सभी को ट्रू करवाना, इन सभी में डेटा सही सही चाहिए या कोई एक में भी सही कर दिया तो सही है, तो इन दोनों में एंड या और यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वो होता क्या है। सिंपल सी बात, हमें अगर स्टेटमेंट को ट्रू या केवल फॉल्स में दिखाना होता, अगर अगर केवल ट्रू या फॉल्स दिखाना होता, हमें कुछ और लिखवाना नहीं होता, उस कंडीशन में क्या लिखते, एंड। हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, ये इक्वल टू 1, जितना कंडीशन होगा कॉमा सेपरेटेड रहेगा, ये इक्वल टू 1 कॉमा ये इक्वल टू 1 कॉमा ये इक्वल टू 1। अब देखिए, अब ये बोल दिया कि अगर ये चारों 1 1 1 है ना, तब ये रिजल्ट ट्रू दे। अब देखिए ये रिजल्ट ट्रू आ गया, जैसे ही मैं 3 लिख दूंगा तो ये बोलेगा भाई ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। तो ये जो एंड है ना, वो ट्रू और फॉल्स बताता है, केवल ओनली ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करके दे देगा। वैसे ही और के कंडीशन में, अगर मैं इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दूं, मतलब इसको देखिए यहाँ पे एंड है तो फॉर्मूला में एंड आ गया, मैं चाहता हूं भाई और लिख दो, और जैसे ही मैंने और लिखा, अब ये भी देखिए क्या दिया, ट्रू और फॉल्स में। चूंकि ये लॉजिकल फंक्शन है, ये ट्रू और फॉल्स में ही आपको आउटपुट शो करता है। तो ये ट्रू, अब देखिए यहाँ एक सेल में 1 आ गया, तब ये ट्रू बता दिया, लेकिन यहाँ 3 में भी है तो वो ट्रू नहीं बताया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स हमें देगा। अब देखिए हम क्या, इफ के बारे में, अब इसी चीज को मैं कहता, अब मेरे स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा कि अब मैं, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इफ यू फाइंड 4 1, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप 4 1 लिखा देखते हैं तो आप इसका जो वो मतलब एंड रिजेक्ट, मतलब वो उसको, जब ये ट्रू होगा, यानी कि एंड का फॉर्मूला जब लगाएंगे और ये ट्रू बता देगा, उस कंडीशन में मुझे ये लिख दो पास, उस कंडीशन में पास लिख दो, अदरवाइज एल्स फेल दिखाना। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये 4 1 मिल गया ना आपको, चारों में एक 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 मिल गया, तो आप पास लिख दो, अदरवाइज फेल लिखना। तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या, मैंने पहले बता दिया इफ, जैसे ही इफ माइंड में आ गया, आप फॉर्मूला लगाओगे भाई, इफ इफ अब चारों सेल में 1 आए, तो ये तो चारों सेल में 1 आए, इसका एक ही लॉजिक है, एंड फंक्शन यूज होगा ही होगा, तो लिखेंगे एंड। ठीक है, एंड ये इक्वल टू 1 कॉमा
ये इक्वल टू 1 कॉमा, ये इक्वल टू 1 कॉमा, ये इक्वल टू 1। ठीक है। ये अगर बहुत सारा मल्टीपल क्राइटेरिया दिया हुआ कि ये भी 1, ये भी इस सेल में ये हो, इस सेल में ये, इस सेल में वो ये हो, मैं यहाँ पे अगर कर देता कि इस सेल में 5 हो तब बताना, तो यहाँ क्या लिखता मैं कि ये G6 इक्वल टू 5 होगा ना, तभी ये ट्रू होगा। तो यहाँ मैं वो डिफाइन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि अगर ये जो आप ये इफ ये एंड वाला ट्रू हो गया, स्टेटमेंट एंड ट्रू हो गया, तो आप ये करेंगे। देखिए, इफ का सिंपल 3 वो होता है सिंटेक्स। इफ जैसे ही लिखते हैं ना, तो अपने पास 3 ये सिंटेक्स इसका कैसा है कि भाई लॉजिकल एक्सप्रेशन दो, ये उसका लॉजिक क्या है। अगर वो लॉजिक ट्रू हो गया तो तुम दिखाना क्या चाहते हो, अगर वो लॉजिक फॉल्स हो गया तो तुम क्या दिखाना चाहते हो। बस 3 ही चीज है इफ में। तो वही सेम हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई मैंने लॉजिक तो ये दे दिया कि लॉजिक ये है कि चारों सेल में 1 1 1 हो। अब ये लॉजिक अगर ट्रू होगा, यानी कि कॉमा, लॉजिक ट्रू हुआ तो मुझे पास करवाना है, पास। ठीक है। चूंकि पास एक टेक्स्ट है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना जरूरी है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं देता हूं उस कंडीशन में देखिएगा क्या होगा। देखिए, जब टेक्स्ट लिखते हैं ना, फॉर्मूला के अंदर ये ब्लैक दिख जाए तो आप समझिएगा कि इसे कंसीडर ही नहीं कर रहा वो फॉर्मूला। चलिए, वो अगर नहीं भी करता है वो देखते हैं क्या आता है, एरर क्या आता है। मैं लिखा पास और फेल विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, और इसको ब्रैकेट के अंदर ला दिया। चूंकि देखिए, अब ये जो एंड फंक्शन था वो यहां तक था, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज कर दिया। और ये जो इफ फंक्शन है उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। पहला ये लॉजिक, दूसरा ये ट्रू होने पे, तीसरा ये फॉल्स होने पे। तो ये है, और इसको लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये एंटर मारा। अब देखिए आपके पास एरर शो हुआ। यही एरर है जब नेम एरर आ जाए। नेम एरर आ जाए तो आप ये समझिएगा कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो टेक्स्ट है, बट वो उसे टेक्स्ट कंसीडर नहीं कर रहा है, उसे मतलब ये समझ ही नहीं पा रहा कि टेक्स्ट लिखे भी हो या नहीं लिखे हो। तो मैंने यहाँ लिखा है पास, और ये चूंकि टेक्स्ट है तो ये हम टेक्स्ट लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई नंबर दिखाना होता ना तो उसके लिए वो लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मतलब फेल की जगह मैं लिखवाता कि 0 है, ये 0 है, तो 0 में इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते। अब देखिए क्या, ये पास हो गया। लेकिन जैसे ही हटा दूंगा ये, इसका जगह कुछ और लिख दूंगा, ये बताएगा 0, कुछ नहीं है। तो ये आ गया। मैं यहाँ चाहता हूं कि इसे फेल शो करे, FAIL। ठीक है। तो ये हो गया इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन में अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ होता तो क्या करते, बस सिंपल सी बात, एक में ये करते कि मान लो भाई d इक्वल टू 1 हो, केवल d इक्वल टू 1 हो तो ये लिख दो। अगर मैं लिखता कि d इज ग्रेटर देन 1 हो, d इज ग्रेटर देन 1 हो, तो देखिए अभी क्या फेल बता रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये पास बता देगा। तो ये सिंपल एक, मतलब सिंपल एक क्राइटेरिया के लिए तो ये सिंपल सी है। लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया हो आपके पास, जैसे यही रहता 10 से कम और 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा और 30 से कम, तो इस टाइप की क्राइटेरिया को आप एंड से और से डिफाइन करते। ठीक है सर, अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा एंड और का क्या लॉजिक है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ और, जी, तो ये एंड इफ और का था फंक्शन। अगर सत्येंद्र भाई जी को अगर दिक्कत अभी भी आ रही हो तो एक बार आप लिख सकते हैं, मुझे बता दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इनका जब तक रिस्पॉन्स आएगा कुछ और बताते हैं। ओके, थैंक्स, वेलकम। अब एक चीज और है, अब एक्सेल में और गूगल सीट में, चूंकि मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि आप एक्सेल में क्या चीज कर सकते हैं और गूगल सीट में क्या नहीं कर सकते हैं। एक्सेल में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो यूजर फ्रेंडली है। जैसे मान लीजिए
आप फिल्टर लगाते हैं तो उसके लिए अलग वहां पे डिफाइन है। यहाँ पे भी शॉर्टकट्स डिफाइन है आप, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उस शॉर्टकट को आप कहाँ से देख पाएंगे, हेल्प में जाएंगे और यहाँ आपको दिख जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाते ही ये सारा शॉर्टकट्स आपको दिख जाएगा। इसमें मुझे इंडिविजुअल दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से एक एक करके टाइम देते जाएंगे और इसे समझते जाएंगे कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। ये सारा कमांड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये है शॉर्टकट्स। अब इसमें देखिए, अब कुछ टैब से तो आप फ्रेंडली हो चुके हैं अभी 2-3 दिन में। जैसे फाइल नाम का एक टैब है, फाइल नाम के टैब से क्या होता है कि यहाँ से आप शेयर शेयर भी कर सकते हैं, जो कि सेम फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए न्यू, अगर मान लीजिए अभी काम करते करते कोई नया स्प्रेडशीट बनाना होता तो मैं ड्राइव में डायरेक्ट ना जाके मैं यहाँ से ही क्या करता, फाइल पे जाता और न्यू क्रिएट कर लेता। कोई दूसरा ओपन करना होता तो मैं यहाँ से ओपन कर लिया होता। इसी को अगर एक कॉपी बनाना होता तो मैं एक कॉपी कर लेता। अगर मैं इस सीट को एक्सेल में डाउनलोड करते, मतलब डाउनलोड करना चाह रहा था एक्सेल में, तो क्या करता, डाउनलोड पे जाता और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करता। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये डाउनलोड हो गया, आप एज ए एक्सेल इसको वर्क कर सकते हैं। और बाकी अब देखिए इसमें क्या चीज है, एक और चीज जो कि एक्सेल में आपको नहीं मिलेगा, वो है प्रीवियस वर्जन। जैसे मान लीजिए आज इसमें बहुत सारा, कल मैंने बहुत सारा काम किया था और कि कोई एक ऐसा बंदा मेरे इस सीट को छेड़ दिया, मेरे इस सीट को छेड़ दिया और बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। मैंने क्या लगाया था वो अब मुझे दिख ही नहीं रहा। तो मैं अपने कल वाले सीट को भी रिकवर कर सकता हूं। मैं चाहूंगा कि 1 साल पहले मैंने सीट जो बनाया था ना, वो सीट मुझे रिकवर करना है, वो सीट मुझे चाहिए। तो सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे, लास्ट एडिट वाज मेड ये जो दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सारा वर्जन हिस्ट्री आ जाएगा कि कब क्या क्या चेंज हुआ है। तो आप यहां से आप ये देख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये भी सीट रहे, लेकिन मुझे उसका एक देखिए, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो आपको वर्जन हिस्ट्री सेव करना बता रहा हूं। मैं जैसे चाह रहा हूं कि फ्राइडे को जो मैं बताया था इस सीट में 7:03 पर तक जो मैंने लिखा था वो चीज, ये देखिए मैं कल के बात कर रहा हूँ। कल जो मैं कर कर किया था, कल के बाद जो भी हुआ वो हट जाए, मुझे नया चीज दिखे। कल जो मैंने किया था सिर्फ वही दिखे, 9:19 तक जो डेटा था सिर्फ वही दिखे। तो आप क्या करेंगे, रिस्टोर दिस वर्जन। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डेटा आ जाएगा। मैंने इस वक्त पे 2 चेंजेस किए हैं, 2 एडिट हुए। वो क्या क्या एडिट है, वो ये एडिट है। देखिए मैं यहाँ पे कल ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया था वो बता रहा है, और ऊपर नीचे ये टैब पे ये हेडिंग लिखा था और ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। तो ये 2 चीज मैं यहाँ किया था 9:19 पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी वाला जो वर्जन है वो रहे और मुझे कल वाला भी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे मेक अ कॉपी। जैसे ही मेक अ कॉपी करेंगे इस चीज का, आप एक लोकेशन डिफाइन कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ माई ड्राइव में सेव कर दो और कोई एक नया नाम दे दो कि मैं लिखूंगा कल वाला क्लास। ठीक है, कल वाला क्लास जैसे ही किया ओके। अब ये मुझे एक सेपरेट डेटा वो दे दिया, मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ये ज्यों का त्यों रहा। और पिछले दिन का भी डेटा मैं रिकवर कर लिया। मेरे पास जो पिछले दिन का डेटा है वो यहाँ पे देखिए, कल के बाद जो मैं आज लिखा हूं वो चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा। पता नहीं आज मैंने क्या लिखा वो आपको दिखाएगा, दिख नहीं रहा होगा। चलिए, अब ये तो था वर्जन हिस्ट्री लास्ट डे का या कभी कभी चेंज करने का। जी, वीलुकअप के बारे में कल बहुत अच्छे से समझा दिया था, 2 दिन से मैं इसे बता रहा हूं। आज
फिर से एक बार वी लुकअप देखते हैं, लेकिन कल से भी ज्यादा बेहतर रूप में आज देखेंगे। कल मैंने देखा था कि कल ये जो वी लुकअप था, हम तो एक आदमी का डेटा देख रहे थे यहाँ पे, लेकिन आपके पास अगर यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया होता और ऐसा लिस्ट दिया होता कि सीरियल वाइज नहीं होता, अगर यहाँ पे होता मान लीजिए यहाँ पे चंदन जी का नाम लिखा होता यार, बगल में राहुल जी का नाम लिखा होता, ठीक है, ऐसे ही सबका नाम उल्टा पुल्टा आगे पीछे कहीं भी लिखा होता। मान लीजिए इसमें 3 डेटा ही चाहिए, मुझे 4 डेटा ही चाहिए, तो क्या करते, सिंपल ये लिखे। कल का फॉर्मूला एक बार पहले आपको दिखाता हूं। कल का फॉर्मूला ये था, कल ये था एरे फॉर्मूला देखे थे। एरे से पहले मैंने देखा था सिंपल एक डेटा देखने के लिए, सिंपल 2 नंबर में क्या है। अब देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास भी आएगा कि भाई देयर इज ए प्रॉब्लम, मैंने तो बीच का हटा दी, बीच में जो डेटा लिखा था। अब ये बोला है कि इट लुक्स योर फॉर्मूला इज मिसिंग वन और मोर ओपनिंग ब्रैकेट्स if you don't want to enter formula being your text with an apostrophe। ओके, देखिए वो क्यों दिखाया। अब ये बोलिए वी लुकअप में, यहाँ पे वी लुकअप में स्टार्टिंग तो एक ब्रैकेट हुआ और मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो ये सेकेंड मतलब 2 ब्रैकेट से मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा, एक ही मतलब एक ओपन किया तो एक ही क्लोज करूंगा। अब ये सही हो गया, तो एक चीज आ गया मेरे पास, एक नंबर आ गया। मैंने क्या किया था, वी लुकअप लिखा, उसके बाद जो मुझे सर्च करना है E4 में जो डेटा है वो मुझे सर्च करना है। फिर क्या ये जहां पे रेंज लिखा हुआ था, बी कॉलम से मेरा नाम स्टार्ट था और जी कॉलम तक सारा डेटा कमेंट तक था जी में। उसके बाद दूसरे नंबर में फोन नंबर है, दूसरे कॉलम में फोन नंबर है, तो वो फोन नंबर मैं देखना चाह रहा हूं, तो ये, और लास्ट में ये 0 इसलिए कि वो एग्जैक्ट डेटा दे, ठीक है। तो ये था एक डेटा मुझे देखना हो किसी का उसके लिए। लेकिन अगर मुझे ज्यादा डेटा देखना हो, पूरे ये रो देखना हो, मतलब ये इस पूरे रो में क्या क्या लिखा है, तो वो पूरा मैं डिफाइन कर दूंगा कि दूसरा कॉलम वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 2 में, तीसरे कॉलम में क्या है भाई, चौथे कॉलम में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, सातवें में क्या है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब जैसे ही करली ब्रैकेट से बंद किया तो एक सिंटेक्स होता है वी लुकअप का कि जो देखना है वो लिखो, जहां देखना है वो लिखो, किस कॉलम में है वो लिखो, लेकिन हर एक के बाद एक कॉमा तो दोगे, मुझे इतना इतना दिखाना है, इतना निकालना है उस रिपोर्ट से। तो अब क्या हो, कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद ये एग्जैक्ट डेटा दिया, अब ये 0 हो गया। अब अभी तक एक ही डेटा दिखा, उसका रीजन ये है कि ये चूंकि करली ब्रैकेट ये अरे फॉर्मूला है, और अरे फॉर्मूला को क्या करते हैं, या तो आगे में मैं लिखूं अरे फॉर्मूला, या यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये तीनों एक साथ प्रेस करना है तब वो आता है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एरे। तो अब हमारा एक डेटा तो आ गया, एक आदमी का तो डेटा आ गया, लेकिन हमारे पास 1000 डेटा है, तो मैं 1000 बार ऐसे करूंगा, सिंपल सी बात। आप भी बोलोगे हाँ सही है, आ गया डेटा। अब क्या होगा, जब आपके पास मान लीजिए 5000 डेटा होता, 5000 लोगों का नाम लिखना होता, नहीं 5000 लोगों के लिए मुझे ये दिखाना होता, तो क्या करते, 5000 रो में ये नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करते। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे उतना भी नहीं करना पड़े, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा और इंटरनेट पे भी जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आप अच्छे से देखिएगा। क्या होगा कि मैंने यहां क्या लिया, वी लुकअप में B4 का डेटा देखना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ये चीज डिफाइन कर दूं भाई, B4 से लेके बी तक के जो भी कॉल डेटा आएंगे ना,
B4 से इस कॉलम में B तक में कुछ भी आएगा तुम उसका डेटा दिखाते चले जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं तो यहाँ रेंज डिफाइन कर दिया कि मुझे यहां से यहां तक का डेटा दिखवाना है एक ही फॉर्मूला से। अब वो देखिए क्या होता है। अब ये आ गया रेफरेंस। अब ये समझते हैं रेफरेंस क्या होता है। अब ये REF करके एक एरर आता है। अभी तक मैंने आपको 3-4 एरर के बारे में बता दिया, उस एरर को भी मैं बताता हूं। पहला जो पढ़े थे सर्कुलर डिपेंडेंसी, सर्कुलर डिपेंडेंसी पढ़े। उसके बाद एक हैश नेम करके आया था, ठीक है, ये एक एरर आया था। उसके बाद एक एरर आया था, अपने पास एक एरर आया था div/0, ठीक है, तो ये भी एक एरर था हैश। अभी इन सब का मतलब आप समझ जाएंगे, जब भी इस टाइप से कुछ भी लिखा जाए समझना भैया एरर है। और एरर में ये एरर लिखेगा, जब ये रेड आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये एरर है, इस एरर से आपका डेटा नहीं आएगा। तो ये इस एरर में बोल क्या रहा है, अब वो चीज देखिए। ये देखिए गूगल शीट में बढ़िया एक ये चीज है कि आपको सेल रेफरेंस बताएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, एग्जैक्ट वो लोकेशन बताएगा आपको। अब गलती देखिए मैं कहाँ कर रहा हूं, आप भी समझिए इस चीज को। गलती यहां किया मैंने, अरे रिजल्ट वाज नॉट एक्सपांडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डेटा इन C5। बोल रहे भाई इस फॉर्मूला में क्या होगा ना कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, अब तुम्हारे ये जो तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगे उसके नीचे कुछ डेटा है, वो उसको ओवरराइट कर देगा। यानी कि इस फॉर्मूला से बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, तुम्हारा फॉर्मूला जो नीचे लगा हुआ है ना डेटा, नीचे जो लिखा हुआ वो ओवरराइट हो जा रहा है, वहां पे मैं शो नहीं कर पा रहा हूं। तो सिंपल सी बात, जब ये रेफरेंस का फॉर्मूला है ना तो यहाँ पे आप रेफरेंस देखिए कि C5, डेटा इन C5 में कुछ डेटा है जिसके कारण ये ओवरराइट हो रहा है, तो इस C5 के डेटा को डिलीट कर दिए। अब फिर डिलीट करने के बाद भी ये रेफरेंस आ रहा है। अब फिर देखिए क्या है, अब ये वो चीज है कि अब फिर से बोल रहा भाई यही जो अभी प्रॉब्लम C5 में थी ना, अब वो C6 से हो रही है मुझे। अब C6 में क्या है, तो आप देखोगे C6 में भी यार मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो C6 को नॉर्मली हम करेंगे डिलीट। अब जैसे ही डिलीट करूंगा, अब ये देखिए अब सबका डेटा आ गया, सभी का डेटा एक फॉर्मूला, मुझे कहीं नहीं लिखना पड़ेगा इस सीट में, एक फॉर्मूला और सभी का डेटा आपके सामने। तो इस चीज की खासियत है गूगल शीट की। शायद ये यूज मतलब ये जैसे मैंने अभी VLOOKUP में एक फॉर्मूला से एरफ फॉर्मूला से सारा डेटा मैंने ला दिया। अब जैसे यही कोई और नाम आ जाए इन फ्यूचर, अगर मान लीजिए आपके पास राजन पांडे का नाम आ जाए और राजन पांडे यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो राजन पांडे जैसे ही पेस्ट किया उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट VLOOKUP। और मुझे तो लगता है कि जितनी भी कंपनीज है ना, बस इस छोटी सी फंक्शन से, ये जो एक फंक्शन है, बहुत से कंपनी में डिमांड रहता है कि मुझे VLOOKUP वाला बंदा चाहिए, कि VLOOKUP उसे आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी मतलब छोटा सा VLOOKUP का फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। और इसको लगाते कैसे, अभी तो मैं सिंपल सा VLOOKUP लगाया, इसी में मैं लगाऊंगा कि अगर अगर अटेंडेंस में सीट हो, मतलब अभी तो मैं यहां से देख रहा हूं कि इस टैब में और डेटा, इस टैब में और डेटा, तो डेटा ला दो। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद मतलब 2-4 क्लास में मैं ये देखूंगा बताऊंगा कि अगर मान लीजिए डेटा इस सीट में है लेकिन VLOOKUP मुझे इस सीट में लगाना हो, डेटा सत्येंद्र जी के पास है और मैं यहां से VLOOKUP लगा रहा हूं तो भी पॉसिबल है। ये मतलब कहीं भी डेटा हो मैं VLOOKUP लगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए वो सीट मेरे से शेयर होना चाहिए, मुझे उसकी राइट होनी चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है ये सब चीज। और उस चीज से हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, भाई कोई काम कर रहा है अपने सीट पे और मुझे उसका डेटा विजुअलाइजेशन करना है कि भाई अभी ये कहां तक पहुंचा है, किस प्रोसेस में अटका हुआ है,
तो वहां से मैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं तो, और मेरे पास 1,000 एम्प्लाई है, 1,000 अपने सीट पे काम कर रहा है, मैं क्या करूंगा, जितने भी वो सीट है ना सबका एक समरी देखूंगा कि अब जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टर है, कंपनी को चाहिए एंड एंड रिजल्ट क्या है। अगर ये इतना फॉर्म, अगर आपने अटेंडेंस दिया, मुझे तो केवल ये देखना है कि भाई आज कितने लोगों का अटेंडेंस आया, सिर्फ मुझे ये देखना है, मुझे उसके नाम से मतलब ही नहीं है। कंपनी का डायरेक्टर हूं मैं, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक एक नाम चेक करने का। तो वो क्या करेंगे कि सिंपल मुझे ये डेटा दो, एक डेटा दो भाई, अपना जो निचोड़ है ना समरी बनाओ और मेरे साथ वो करो। और ये नहीं कि तुम अपना सीट शेयर करो, कुछ नहीं करना, तुम्हारे डेटा से, तुम्हारे सीट से मैं खुद खींच लूंगा, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो मैं खुद देख लूंगा कि कहाँ आया तुम। अब ये अब जैसे ये चार, चलिए अब वो बताते हैं कि कैसे होता है। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट जाता हूं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपको जानना जरूरी है जी। तो ये वी लुकअप हो गया और मुझे लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। ये 3 दिन से रिपीट हो रहा है टॉपिक। एरे फॉर्मूला का मतलब एरे फॉर्मूला होता क्या है ये भी अभी हम लोगों ने देखा। एरे फॉर्मूला केवल वी लुकअप में ही नहीं लगता, एरे फॉर्मूला हम सब में भी लगा सकते हैं, जो प्लस करने में भी, माइनस करने में भी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कुछ में भी एरे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो, चलिए एक नंबर देखिए, एरे फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, रैंडम, मैं एक नंबर जनरेट कर रहा हूं, RANDOM, रैंडम, रैंडम नहीं, रैंड बिटवीन। मैं चाहता हूं कि 3 से लेके 60 तक का कोई भी नंबर बना दो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लिखने का। अब मैं क्या करूंगा, चलो भैया मैं एक बढ़िया ढेर सारा नंबर ले लिया, इसको इधर भी कर दिया, ठीक है। अब मैं एक एक करके कितना लिखता, मैंने इसको किया कॉपी। मैं चाहता हूं कि ये डेटा फ्लक्चुएट नहीं हो, क्योंकि रैंड बिटवीन का एक नेचर है कि जैसे ही इस शीट में कुछ भी चेंजेस आएंगे, कुछ भी एडिट होगा, ये अपना नेचर, ये अपने आप को खुद बदलता रहता है, हर एक एडिट पे बदल। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ भी लिखा है, F लिखा, तो ये डेटा चेंज हो गया। तो उस चीज से, डेटा फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मैं इसको पेस्ट वैल्यू कर दूंगा, यानी कि जो वैल्यू है सिंपल वो वैल्यू रहने दो। ये मैंने किया कॉपी, कॉपी किया, और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज करते हैं, सिंपल ये पेस्ट वैल्यू होगा, अब ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए एरे फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आपके लाइफ को इजी बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको करना होता कि भाई ये प्लस, ये मुझे सम करना है, ठीक है, सम करना है, तो आप क्या करते, ये करते और ये ड्रैग कर देते भैया यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो आप बोलेगे कि भाई बहुत ही इजी है ये, इसके लिए तुम क्या मतलब मुझे हेल्प कर पाओगे, ये तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई साहब ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना जो आप ये किए ना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है। अब मैं देखो एक फॉर्मूला लगाऊंगा और ये जैसे ये रिजल्ट आ रहा है ना वही आएगा रिजल्ट। वो कैसे आएगा, मैं ये करता हूं, देखो अरे फॉर्मूला लगाऊंगा कैसे, पहले तो ये आपको पता है कि E12 से लेके F12 तक प्लस करना है, ये E12 और F12 को प्लस करना है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि E12 को F12 से प्लस करना, उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब ऐसा करना कि E12 को E12 से, E13 को E13 से, F12 और देखिए अभी ये जो फॉर्मूला लिखा उसका एक मतलब पहले मैं समझा दूं, जूम करता हूं इसको, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है वो आपको सही से दिख जाए पहले। अब ये देखिए, जैसे ही अभी तो आप बोलिएगा, चलो मैंने डिलीट कर दिया ये चीज। अब आप बोलिएगा भाई
तुम करना क्या चाह रहे हो यार? रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, एक ही सेल का आ रहा है। तुम तो बोल रहे थे अभी सब में आ गया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं चाह क्या रहा हूँ। ये करने का मतलब ये है, E12 से लेके E12 तक, मतलब E12 से E और F12 से लेके F तक को प्लस करना है। मैंने दो रेंज को प्लस किया है। अब दो रेंज को प्लस करने के बाद आउटपुट मुझे ये 73 दे रहा है। वो सिर्फ इसको इसको जोड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, अब देखिए मैं क्या लगाता हूँ, मैजिक करता हूँ। मैजिक ये है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, अरे फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया, और जस्ट मार दिया एंटर। अब ये आ गया, ये देखिए मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, और ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपको कोई जल्दी बताने वाला नहीं है। आपका देखिए, अगर मान लीजिए 1000 डेटा होता तो आप प्लस 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 करते, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार फॉर्मूला लगाओ और इसको सारे डेटा से, मतलब मुझे वो कर, जो मैं चाहता हूँ वो कर दो। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक होता है हार्ड वर्क जो आप पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क। भाई मुझे टाइम थोड़ा सा लगा, मुझे फॉर्मूला लगाने में बस 1-2 सेकेंड ज्यादा लगा, लेकिन मैंने उस चीज को कर दिया। तो यहां से आपकी स्मार्टनेस आएगी। एरे फॉर्मूला आपको स्मार्ट बनाएगा, आपके काम को स्मार्ट बनाएगा, आपके सीट को हल्का रखेगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सीट को हैवी बनाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि प्लस ही करना है भैया, वहां तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे 1 लाख सीट डेटा हो और आपको इस साइड तक करना हो। अब आपको अब बोलोगे लाख लाख बोल रहा है, सही में लाख एग्जिस्ट भी करता है क्या? तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। लाख डेटा क्या, 4 लाख 5 लाख तक का एग्जिस्ट करता है डेटा। चलो भैया निकल जाओ, एक ऐसा डेटा जिसमें 3-4 हजार 3-4 लाख डेटा। देखिए ये एक्सेल सीट है, 51 MB का एक्सेल सीट है। 51 MB का एक्सेल सीट है। ऐसे इतना हैवी होता नहीं है। अब आप देखेंगे वाह, ये इतना हैवी, इतना इतना बड़ा इसमें है क्या, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप खुद देखिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ लाखों में डेटा होता है। अभी 51 MB का एक्सेल है, तो थोड़ा सा हैवी होगा। और आपको लगभग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें ऐसे ही डेटा मिलेगा। जैसे कॉल सेंटर है, एक कॉल सेंटर में अगर मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉई है या फिर 50,000 एम्प्लॉई है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, फेसबुक जैसे कंपनीज में हो सकता है, L&T में हो सकता है। तो ये सब चीज है। आप अब ये देखिए, अभी खुल रहा है, ओपन हो रहा है। जी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सीट हैवी है। तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको थोड़ी देर में ही दिख जाएगा। खुल जाओ खुल जाओ। अब ये देखिए, अभी ये कितने में जा रहा है, 20,367, 63 सॉरी। ये 20,000 डेटा है, तो इसमें फिल्टर लगा हो सकता है। ये 20,000 रो में डेटा है।
तो इसलिए इस सीट की साइज लगभग 50 MB से ज्यादा था। आप स्क्रॉल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो इस टाइप के डेटा पे वर्क करने में कब मजा आएगा, अगर मान लीजिए इतना होता और आप एक एक करके वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हो रहे होते, तो वहां पे आपका टाइम कितना लगता। मुझे तो लगता है आप एक दिन में वही काम करते भाई, एक एक फॉर्मूला लगाते। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो टाइम बचाएगा वो बचाएगा अरे फॉर्मूला। तो अरे फॉर्मूला प्लस में ही नहीं, वीलुकअप में ही नहीं, इफ फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत जगह। लगभग में हम यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करना होता तो ये मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टेरिस्टिक्स का ये सिंबल देते हैं, स्टार सिंबल, और ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये देखिए मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही मुझे डिवीजन करना होता, सिंपल एक क्लिक में डिवीजन, ये डिवीजन हो गया। ठीक है, तो अरे फॉर्मूला। हो गया जी। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन क्या है वो कल हम देख चुके हैं। एक एक करके आज डेटा वैलिडेशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा वैलिडेशन में जैसे मान लीजिए इस सेल में मुझे डेट लाना होता, मुझे कैलेंडर देना होता लोगों को कि भाई यहाँ पे आप कैलेंडर चूज करो। अभी क्या करता हूँ मैं, डबल डबल क्लिक करता हूँ तो ये सेल के अंदर चला जाता है लिखने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था यहाँ पे डेट आए। तो क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में गए, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट फ्रॉम ए रेंज के जगह मैं यहाँ कर दूंगा डेट, और ये कर दूंगा रिजेक्ट इनपुट। यहाँ पे अगर मुझे कुछ इंटर या वैलिडेट सेव कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही किया कैलेंडर शो हो गया। तो ये सब बिल्कुल ही आसान है। अब जैसे ही कैलेंडर शो करना है, कैलेंडर शो हो गया। अब मुझे अगर इसमें कुछ और शो, मुझे यहाँ पे चाहिए था टिक मारना है, सिंपल एक चेक शीट। जैसे मान लीजिए डेटा वैलिडेशन, मैं चाह रहा हूं कि क्या क्या हो गया, मुझे यहाँ पे टिक बताओ, टिक करके। तो वो देखिए कैसे होता। देखिए मैं यहाँ पे चेक शीट बना रहा हूं। मैं गया डेटा में, यहाँ गया डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पे गया क्या, टिक बॉक्स। टिक बॉक्स पे क्लिक किया, रिजेक्ट इनपुट पे क्लिक किया, और ये सेव कर दिया। अब ये देखिए ये बॉक्स बन गया। इसको आप बढ़िया इस मतलब कॉलम को सजा सकते हैं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये टिक, ये टिक, ये टिक, ये टिक, इतने सारे मैंने कंप्लीट कर दिए, और ये मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए इस टिक का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। अगर ये टिक है तो ये ट्रू हो गया, देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूं तो ये हो गया फॉल्स। तो आप ये टिक बॉक्स देख सकते हैं, दे सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। पता नहीं। हाँ, अब मैं चाहता कि भाई आज एक ऐसा वैलिडेशन लगाओ कि आज के डेट में ही केवल वो कुछ एंट्री कर पाए। मैं चाहता हूं कि आज जो मैंने एंट्री कर दिया, आज के, आज जैसे एक यहाँ पे अटेंडेंस में मैं कर रहा था कि कल के सीट में सिर्फ कल ही अटेंडेंस लगेगा, आज नहीं लगेगा। तो वहां भी क्या होगा कि अगर डेट आज से कम है, मतलब आज 12, आज मैं टुडे में हूं, TODAY, टुडे, आज मैं टुडे हूं 12, इस सेल में सिर्फ 12 तारीख को ही चेक कर पाए, मतलब 12 तारीख को ही कुछ एंटर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही डेटा वैलिडेशन हम लगा सकते हैं कि अगर डेट ये क्रॉस कर गया, एक्सपायर हो गया, अगर 12 के जगह ये 13 हो जाता, तो
आप ये 13 में इसमें कुछ भी नहीं लिख पाएगा कोई, तो वो कैसे करते हैं वो भी देखिए करके बताता हूं। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, अब ये कह रहा है कस्टम फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मूला। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अब देखिए मैंने वैलिडेशन L9 में लगाया, फॉर्मूला ये लगाया L8 में अगर टुडे हो, L8 इज टुडे, उस कंडीशन में ट्रू, नहीं तो फॉल्स। टी, ओहो ये देखिए मैंने ट्रू का स्पेलिंग क्या लिखा, ट्रू, TRUE। अब इसको सेव किया। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूं 5, देखिए अब ये 5 लिख पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, -1 कर दूं, अगर ये 11 तारीख होता, ठीक है, अगर ये 11 तारीख होता और यहाँ पे कोई लिख रहा होता 5 लिख रहा होता, अब ये देखिए ये बता देगा भाई गलत है, तुम जो कर रहे हो ना वो इलीगल काम है, वो नहीं कर सकते हो तुम। द डेटा यू एंटर्ड इन सेल L8, ओहो इसमें भी डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, सॉरी सॉरी, डेटा, इसका वैलिडेशन मैं रिमूव करता हूं। देखिए मैं काम कर रहा हूं इसमें L9 में, लेकिन मैंने L8 में भी वैलिडेशन लगा रखा है, इसलिए मैं उसका डेट चेंज नहीं कर पा रहा हूं। इस देखिए अगर कहीं गलती से डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं तो आप सिंपल उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव वैलिडेशन है, ये मैंने L8 का डेटा रिमूव कर, यहाँ का वैलिडेशन रिमूव कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए काम करने लगा। मैंने ये वैलिडेशन का रूल क्या लगाया था, फिर से एक बार देख लीजिए, वैलिडेशन का रूल ये लगाया कि अगर डेटा L8 में हो और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू टुडे, आज कम या आज के बराबर हो, तब ये फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। अगर ये मैं बोलता ट्रू है और ये फॉल्स है, उस कंडीशन में क्या होता, केवल इक्वल टू, आज के डेट की लेकर हम चल रहे हैं, आगे पीछे का मैं आपको बाद में दिखाता हूं। देखिए अब ये सेव कर दिया, सेव। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिलीट कर दिए, मैं चाहता हूं यहाँ पे डेटा आज लिख पा रहा है, 4-5 मैंने लिखा और ये लिख पाया, लेकिन अगर यहाँ पे 13 तारीख होता, कल का डेट होता, अगर ये 13 तारीख होता इस डेट में और आज कोई बंदा लिख रहा होता, मतलब 12 तारीख को लिख रहा होता, तो क्या होता, ये 12 तारीख बोल रहा है कि भाई साहब आप ये नहीं कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ये बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कल अटेंडेंस का सीट बनाया और यहाँ पे डेट डिफाइन होता कि आज का डेट, कल का डेट, परसों का डेट, तो कोई आज के डेट में सिर्फ आज का ही अटेंडेंस लगा सकता है, कल के डेट में सिर्फ कल का अटेंडेंस लगा सकता है। तो ये काम हम आसानी से डेटा वैलिडेशन में कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस डेटा वैलिडेशन को? अगर समझ में नहीं आया तो आप चैट में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आप एस लिखें, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। देखिए अगर अब मुझे डेटा वैलिडेशन में और क्या क्या मिल सकता है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ईमेल होता, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस सेल में केवल ईमेल ही ईमेल टाइप हो और कुछ नहीं टाइप हो। उस कंडीशन में आप क्या करते, डेटा में जाते, डेटा वैलिडेशन में जाते, क्योंकि ईमेल एक टेक्स्ट है तो आप यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करते, टेक्स्ट कंटेंट्स। अब ये देखिए क्या है,
कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, इक्वल्स, इज ए वैलिड ईमेल, इज ए वैलिड यूआरएल। क्योंकि ये ईमेल मैं चाहता हूं तो यहाँ ईमेल सेलेक्ट करता और ये सेव करता। अब आप ये बोलोगे भाई वो ईमेल कैसे कंसीडर करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ईमेल में @ एक वो @ के सिंबल आता है, तो वो जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक उसे कंसीडर नहीं करेगा। जैसे लिखूं मैं नीरज @123.com, ठीक है, तो ये कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर मैं कहता नीरज @, अब ये बोला कि भाई आपने डेटा का वायलेशन किया है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप वहां वो चीज नहीं लिख सकते। तो ये था आप एक मतलब डेटा वैलिडेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ही आप इसमें अगर कोई वेबसाइट दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ये यूआरएल है, तो यूआरएल या तो HTTP से स्टार्ट होगा, या तो HTTPS से स्टार्ट होगा, या www से स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज जब तक उसमें नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। ओके, अब जैसे एक डज नॉट कंटेन और कंटेन्स है, मैं चाहता हूं कि एक मोबाइल नंबर लिखे जिसमें +91 जरूर लिखे। तो अगर +91 वो आदमी नहीं लिखता है तो वो उसे मानेंगे ही नहीं कि वो एक मोबाइल नंबर है। जैसे मैं लिख दूं 2345678 अब मैंने ओके कर दिया, तब बोला भाई आपने डेटा का वायलेशन किया। तो क्या करूंगा, आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई साहब आप लिख देना +91 जब तक नहीं दोगे। अब जैसे मैं लिख दिया +91, ये अब ये काउंट कर लिया कि ये मोबाइल नंबर है। तो आप यहाँ से ये सब चीज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। और भी बहुत कुछ है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, आपको बढ़िया चीज मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ का नंबर बिटवीन, आप बोल रहे हैं कि 20 से 30 साल के एज वाले मतलब बंदे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गूगल शीट को एज ए फॉर्म ट्रीट किया होता और आप चाहते कि 10 से 30 के बीच में ही एज वाला बंदा आए तो कैसे होता। या फिर हम ये चाहते कि एक वैलिड मोबाइल नंबर केवल डाले और वो सिर्फ 10 डिजिट का ही हो, 10 डिजिट का नंबर हो और वो मोबाइल नंबर हो। देखिए मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लेना है और वैलिड होना चाहिए, वो कैसे लेंगे ये देखिए कैसे। मैं चाहता हूं ये L14 सेल में एक वैलिडेशन लगा रहा हूं जिसमें सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर हो। तो चूंकि मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर का एक डिजिट डिफाइन है कि वो 10 डिजिट का ही होगा। और अब तो क्या है कि मोबाइल नंबर का एक स्पेसिफिक नंबर भी है कि भाई वो 6 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग 6 से होगा और लास्ट 9 से होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जैसे 66123 ऐसा करके अब नंबर आ गया, 5 से भी हो सकता होगा लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। तो वो 6 से स्टार्ट, मान लीजिए कि 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर क्या होगा, पहला मोबाइल नंबर 600345678910, ठीक है। और अंतिम मोबाइल क्या होगा, अंतिम मोबाइल होगा 999945678910। तो इन्हीं दो नंबर के बीच में मोबाइल नंबर आ सकता है, ये डिफिनिट है कि इससे ज्यादा का और इससे कम का नहीं आ सकता है। तो ये क्या करेंगे, सेव कर दिए। तो ये मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज एंटर बिटवीन ये नंबर एंड ये नंबर। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं ये ऑड सा लग रहा है, मैं चाहता हूं यहां सिंपल लिखूं काइंडली टाइप ए वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने सेव। अब ये वैलिड मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, काइंडली टाइप ए वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा, अगर मान लीजिए 49234, ये कोई आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा हो ऐसे लिख के, तो वो नंबर लेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो डाल दिया, मैं अपना नंबर डालू 7053575541, अब ये आसानी से लेगा।
क्योंकि ये 10 अंक के बीच में है और 60 और 99 के बीच में है, तो ये ले लेगा। तो ये था मोबाइल नंबर कैसे ले सकते हैं, वैलिड 10 डिजिट ईमेल आईडी वैलिड कैसे किसी से एंटर करवा सकते हैं, किसी से वैलिड डेट कैसे ले सकते हैं, वैलिड डेटा कैसे ले सकते हैं, एक डिफिनिट डेट में एक एग्जैक्ट उसी टाइम के बाद कोई डेटा ना फिल कर पाए, तो ये सब डेटा वैलिडेशन में आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से, और इस चीज को बहुत बढ़िया आप यूज करेंगे। आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप इस चीज में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही आपको कर पाएगा। मैं जितना भी बता मैं समझ, जैसे तो मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, लेकिन आप खुद करेंगे तो बेहतर होगा, आप जल्दी से समझ पाएंगे इस चीज को। तो एक अभी मैंने बताया डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन चूंकि मैं ऊपर लिख चुका हूं, तो ये डेटा वैलिडेशन लगभग कंप्लीट ही है। अरे फॉर्मूला चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो हर एक फॉर्मूला में मैं दिखाऊंगा कि इसमें अरे फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो ये अरे फॉर्मूला कंटिन्यू चलता रहेगा, नए नए फॉर्मूलाज बनेंगे, उसमें अरे फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे, तो वो चलता रहेगा। डेटा वैलिडेशन का बस यही है जो अभी मैंने बताया, बाकी एक दो चीज आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि यही कर सकते हैं। वहां एक कस्टम फॉर्मूला का ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद से फॉर्मूला डिफाइन कीजिए, किसी फॉर्मूला इसी फंक्शन को मतलब वैलिड माना जाए और अदरवाइज नहीं। तो आज फाइल का मैंने देख लिया, फाइल में क्या होता है। एडिट का तो आपको पता ही होगा, एडिट में क्या क्या चीज है। एडिट में कट पेस्ट कॉपी ये सब चीज दिख रहा है। व्यू में ये देखिए क्या है, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है, ये जो अभी ये सब ये बॉक्स बना हुआ दिख रहा है ना, ये सब ये ग्रिड लाइंस कहलाता है। मैं जिसे ये अभी किया कि मैं इसमें बॉर्डर डाल रहा हूं, मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल रहा हूं। ये देखिए मैं चाहता हूं कि केवल चारों तरफ बॉर्डर दिखे, तो ये चारों तरफ का बॉर्डर मिल गया। मैं चाहता हूं कि हर एक सेल में बॉर्डर दिखे, तो ये सेल में दिख गया। मैं चाहता हूं कि ब्लैंक हो जाए, बॉर्डर खत्म हो जाए, तो यहां से कर लेंगे। और कोई कोई ऊपर नीचे साइड में ऐसा ऐसा, तो ये सब आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भाई ये जो बॉर्डर है ना उसका कलर चेंज हो जाए, मोटा हो जाए पतला हो जाए, तो वो कैसे करना। मैं चाहता हूं कि ऐसा कि डबल बॉर्डर में आ जाए, ये देखिए डबल हो गया। मैं चाहता हूं ये कलर हो जाए, ये ब्लू कलर से आ जाए, तो ये ब्लू कलर से आ गया। तो यहां से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये खुद से देखिए, जहां पे आपको जैसा बढ़िया लगे वो आप करते जाइए। अब ये था एडिट का, व्यू का। ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन, हाँ ग्रिड लाइन पे ये टिक है, अगर मैं इस टिक को हटा दूंगा तो देखिए क्या होता है। ये देखिए वो सारे बॉक्सेस हट गए और आपको एक बढ़िया सा ये बॉक्स दिख गया, जो आप हम केवल दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखेगा। तो ये है ग्रिड लाइन। अब प्रोटेक्ट रेंज आप यहां से भी कर सकते हैं, या प्रोटेक्ट रेंज आप यहां से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट दी सीट से भी। इंसर्ट में आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है, इमेज है, आप चाहते हैं उसको अपलोड करना है गूगल शीट पे, तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात, मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूं, इसका दो ऑप्शन है कि एक सेल में आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं, या फिर वो कहीं भी आप लिख दो। जब मैं एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इमेज इन सेल की बात कर रहा हूँ, अब ये अपलोड करके मैं दिखाता हूँ। तो एक इमेज कोई सा भी है, फोटो ही होगा किसी का, तो देखिए अभी तक ये देखिए एक छोटा सा इस सेल में एक इमेज आ गया,
और इसको जैसे ही मैं बड़ा करूंगा ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आप ये इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये इस सेल के अंदर है, इस सेल में आप ये ऐसे ऊपर नहीं है, इस सेल के अंदर है, लेकिन अगर मैं चाहता ये चीज ऊपर आ जाए तो वो कैसे करते? चलिए वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, ये सब चीज एक्सपेरिमेंट का चीज है। और फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अल्टरनेट कलर, बोल्ड, इटैलिक, ये टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग आपको मैंने दिखाया था क्या होता है। ये आप ये इन सब टैब को एक एक करके आप देखते जाइएगा। अब जैसे एक चीज है नेम रेंज का, चलिए नेम रेंज भी समझते हैं। बहुत ही अच्छा चीज है नेम रेंज। जैसे मैंने अभी आपको एक वी लुकअप लगा के दिखाया था, वी लुकअप, ये देखिए वी लुकअप लगा के दिखाया था मैंने, और मैंने ये रेंज बताया था कि भाई ये है रेंज जहां से डेटा लेना है। अगर मैं इस रेंज का कोई एक नाम दे देता, उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे ये पूरा लिखना नहीं होता, मुझे केवल उस रेंज का नाम लिखना होता। जैसे मान लीजिए ये डेटा मैंने कहां से लिया, ये डेटा मैंने लिया फॉर्म रिस्पॉन्स B2 से लेके G86 तक, B2 से लेके G86 तक का डेटा ये है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं इसका एक नाम दे देता हूं इस रेंज का, तो यहां जाते डेटा, डेटा के बाद नेम्ड रेंज, नेम्ड रेंज में जाते। अब बोल रहा है आपने एक नाम दे दो, मैं बोल रहा हूं डिटेल्स के नाम से एक डेटा रख दो और इसको सेव कर दो। ठीक है, तो ये इस पूरे रेंज का नाम डिटेल है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहां से इस रेंज को ना दे करके हम सिंपल क्या लिखेंगे, डिटेल्स, सॉरी डिटेल, DETAIL, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। हाँ, ये देखिए जैसे मैंने डिटेल लिखा ये इसका कलर चेंज हो गया। अब ये क्या होगा, सेम फंक्शन वही करे, वही काम करेगा। अब ये देखिए काम वही किया, और रेंज मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ा। तो ये डिटेल आप लिख देंगे, आप अपने डेटा को हाइड करने के लिए कि आप कहां से ये डेटा लिए है, वो आप किसी को अगर नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये नेम्ड रेंज होता है जो कि आपको यहां से मिलता है। अब एक चीज और देखिए, चलिए अब और बड़ा एक बढ़िया चीज बताते हैं, मस्त चीज, लेफ्ट राइट का। अब जैसे मान लीजिए कभी कि यहां पे नाम है, यहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहां पे लिखते हैं मिडिल नेम। देखते हैं कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो इस टाइप का आपके पास दिखता होगा कभी। अगर मान लीजिए मेरा नाम नीरज, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार एंड लास्ट नेम पांडे। ठीक है, अब मेरा ये नाम है, मैं चाहता हूं कि भाई ये एक एक सेल में एक एक नाम लिखे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। आदमी भरे ऐसे ही है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, लेकिन हमें कुछ अलग से दिखाई पड़े, मुझे उसका पूरा नाम दिखाई पड़े। तो वो करते हैं इक्वल टू, एक फंक्शन होता है कनकैटिनेट, कनकैटिनेट अपेंड्स स्ट्रिंग्स टू वन एंड अनदर। जैसे ये किए, अब क्या करेगा, ये कॉमा ये कॉमा ये। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये किया, अब एक साथ आ गया नीरज कुमार। अब लेकिन यार ये और भद्दा लग रहा, अब इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि इसके आगे पीछे स्पेस बटन दिया जाए, मतलब ऐसे स्पेस दिया जाए, नेम के बीच में स्पेस, पांडे के बीच में स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, नेम के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा, जिसे बीच में एक स्पेस दे दूंगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा,
और बीच में एक स्पेस दे दिया। फिर क्या किया, M3 लिखा और उसके बीच में एक स्पेस दे दिया। ठीक है, तो ऐसा करके आप, अब देखिए क्या आ गया, नीरज कुमार पांडे। अब अगर यही आपके पास ढेर सारा होता नाम, मान लीजिए यही नाम होता ढेर सारा, XYZ, ठीक है। अब देखिए क्या करते, सिंपल आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो ये जैसा नाम है वो एक साथ आ जाता। अब फिर मैं वही आपको बताऊंगा कि भाई अब ऐसा करते वक्त हम एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इतना फॉर्मूला में ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकता, तो सिंपल यहाँ रेंज डिफाइन कर देंगे, एल से लेके एल तक, एम से लेके एम तक और एन से लेके एन तक, और ये कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए आप एक चीज देखेंगे, बहुत ही खतरनाक चीज आप देखेंगे। खतरनाक चीज ये कि ये यहाँ पे नहीं लगा, अरे फॉर्मूला इस कनकैटिनेट वाले फंक्शन में नहीं लग पाया। अब उसका रीजन ये है, अब इस ये रीजन ये है कि इसको सपोर्ट नहीं करता कनकैटिनेट में। लेकिन अगर मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में, तो उसके लिए और भी सबसे सिंपल उपाय है। कनकैटिनेट तो है ही, लेकिन एक और फंक्शन है, उसमें सिंपल सा क्या करते हैं हम, देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू, ये एंड का एक एंड सिंबल लगाएंगे, एंड, और चलिए पहले एंड लगा के देखते हैं, ये एंड एंड ये, ठीक है। अभी सेम चीज आपको दिखा जो कि कनकैटिनेट के थ्रू हो रहा था एंड के फंक्शन में, ठीक है, एंड एंड एंड। अब मैं सिंपल वही चीज यहां भी रिपीट करने वाला हूं, एंड, अब बीच में स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा एंड, अब एक, अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। देखिए जो भी कनकैटिनेट के थ्रू हो रहा था वो हमारा अब केवल एंड से भी हो गया। ये देखिए, ये एंड, बीच में स्पेस आएगा एंड, फिर हर एक को एंड से कंबाइन करते चलेंगे तो वो अपना एंड का फॉर्मूला देता चलेगा। मतलब अब देखिए इसमें मैं लगाता हूं वही चीज, क्या ये सक्सेसफुल है, एंड एम एन, और इसमें किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये सभी के लिए ये हो गया। मुझे एक बार मेहनत करना पड़ा थोड़ा सा, केवल इसके जगह ये कॉलन और ये लगाना है, ये लगाना, बस इतने में मेरा सारा काम हो गया। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने वी लुकअप लगाया था, एरे फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ एन आउटपुट शो हो रहा। तो सिंपल अब क्या करेंगे, वी लुकअप में जो एन आ रहा है ना उसमें हम इफ एरर लगाएंगे, इफ एरर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफ एरर लगाते ही वो ये डेटा, वो जो एरर आ था उसको खत्म कर दिया, एरर नो, एरर शो नहीं करेगा। इफ एरर लगाते ही वो एरर शो नहीं करने लगा, तो अब हमें एक क्लियर डेटा मिलने लगा। तो एंड का यूज कैसे करते हैं, वी लुकअप को एरे में हम कैसे यूज करते हैं, ढेर सारा डेटा मुझे शो करना हो तो वो कैसे करते हैं। अब आज एक नया टॉपिक हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए वो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये
ये जो टॉपिक है जबरदस्त टॉपिक है और ये बहुत काम आएगा, आपके काम को लगभग 10 गुना से ज्यादा आसान करने वाला है। मैं चाहता हूं कि एक अटेंडेंस का अलग सीट बना हुआ है गूगल, और मैं चाहता हूं यहाँ पे इस वाले सीट में अटेंडेंस वाला डेटा आ जाए। ये जो नाम है ना, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं फॉर्मूला से डेटा चाहता हूं। जैसे यहाँ पे कुछ नई एंट्री आएगी, हम चाहते हैं इसमें ऑटोमेटिक वो दिख जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज जी। अब इंपोर्ट रेंज, इस नाम से इंपोर्ट और रेंज को समझते हैं पहले। देखिए, इंपोर्ट का मतलब वही कि अपने कंट्री से बाहर दूसरे किसी कंट्री से डेटा लाना हो या कुछ सामान लाना हो, कुछ भी इंपोर्ट मतलब खरीदना हो मुझे, वो बेसिकली इंपोर्ट का लाता है। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम एक रेंज इंपोर्ट करेंगे। वो इंपोर्ट क्या होगा, तो देखिए हम अभी इससे मतलब अगर इसको एक अलग कंट्री मान लू, ये जो गूगल ड्राइव फॉर बिजनेस है, मैं इसको अगर इंडिया बोलूं, और अटेंडेंस वाले सीट को मैं जर्मनी बोलूं, ठीक है, मुझे इंडिया से जर्मनी कोई मतलब कुछ भी मटेरियल लाना होगा, तो सिंपल सी बात इंपोर्ट करेंगे। तो उसको, लेकिन हम गूगल सीट बना रहे हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम तो कर नहीं रहे हैं, हमें तो सिर्फ डेटा का काम है। और डेटा कहीं एक रेंज में ही होगा, किसी एक सेल में होगा, तो वो फंक्शन जब ऐसा कुछ काम करना हो ना, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में आपको कोई डेटा लाना होगा, तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे इंपोर्ट रेंज का। वो देखिए क्या होता है, इक्वल टू लिखा, इंपोर्ट रेंज लिखा, इंपोर्ट RANGE, इंपोर्ट रेंज लिखा और कॉमा लगा दिया, मतलब ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। इंपोर्ट रेंज लिखते ही अब यहाँ व्हाट का साइन आ गया। अब ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा, भाई चाइना से माल ला, अगर जर्मनी से माल लाओगे तो कुछ तो बताओगे अपनी कंपनी के बारे में। तो ये बोल रहा है भाई साहब ठीक है, कहीं से कुछ सामान ला रहे हो ना, तो मेरे बारे में पहले देखो समझो क्या हूं मैं। ये बोल रहा है भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी एक चीज को, तो आपको सबसे पहले उसका क्या देना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा। अब जहां से ला रहे हो ना सामान, वहां का आपको यूआरएल देना पड़ेगा, यानी कि आप उसको उस कंट्री का नाम बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। अब नाम बताना पड़ेगा तो यूआरएल मतलब सिंपल ये वाला चीज, ये ऊपर जो लिखा हुआ है HTTP, ये कीड़े मकोड़े की तरह, तो ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या किया, कॉपी किया। आप सिंपल ये वाले इतना हाईलाइटेड जो है वो भी कॉपी कर सकते हैं। ये इस सीट का एड्रेस है गूगल के पास, ये एड्रेस इस सीट के लिए डिफाइन है। या फिर हम इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर लिए, कंट्रोल C, या फिर यहां से कॉपी कर लिए। अब इसको कॉपी करने के बाद बोला भाई साहब स्प्रेडशीट यूआरएल लिख रहे हो, तो स्प्रेडशीट यूआरएल एग्जांपल बता रहा है। अब ये एग्जांपल बता रहा है, यूआरएल तो लिखोगे लेकिन भैया यूआरएल जो होता है वो टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो हमें तो आप सबसे पहले उसे टेक्स्ट में डिफाइन करके देना। ये देखो क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में ये लगा दिया, ये जो डेटा है डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा एक डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद इस लिंक को पेस्ट करूंगा और यहाँ लगा दिया डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर दिया। अब ये बोल रहा कि यूआरएल देने के बाद
आप कॉमा लगा दो, मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद ओके, कॉमा लगाने के बाद क्या होता है, रेंज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का रेंज देना है, मतलब रेंज स्ट्रिंग कि आप रेंज कहाँ का दे रहे हो भाई साहब। ये जैसे मान लो आप जर्मनी से कोई डेटा ला रहे हो, तो जर्मनी में किसी एक लोकेशन से ही तो लाओगे, कहीं किसी एक सिटी से लाओगे, ऐसा तो नहीं है कि जर्मनी में कहीं से भी उठा लोगे, तो नहीं। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, जर्मनी में ना एक 11/7/2017 नाम का स्टेट है, वो सिटी है, उस सिटी से मुझे डेटा उठाना है। तो पहले बता दिए कि सिटी का नाम दो, जैसे अपने दिल्ली में होगा, दिल्ली का कुछ एरिया होगा डिफाइन, तो हम मान लिए कि ये जो है उस स्टेट का नाम दे दिए, और ये भी क्या देंगे हम, ब्रैकेट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये नाम तो लिख दिया। अब ये बोलो भाई सिटी का नाम तो दे दिए, लेकिन उस सिटी में भी ना, अब जैसे मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में हूं मैं, दिल्ली में हूं मैं, तो दिल्ली में भी कई पिन कोड है, डिफाइन है, इस ब्लॉक के लिए ये पिन कोड, इस ब्लॉक के लिए ये पिन कोड। तो अब ये एक सीट आपने ये नाम दे दिया कि भाई ये सिटी है, या फिर ये सीट है अपना, इस सीट में अब आपको एक ब्लॉक मिलेगा। अब उस ब्लॉक को लिखने के लिए सेपरेटर कुछ देंगे, कि चलो भाई एक सेपरेटर देते हैं कॉलन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला सिंबल, कॉलन का सिंबल, सॉरी एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे उसका रेंज का नाम। जैसे 11/7/2020 वाले सीट से मैं कुछ उठा रहा हूं, तो इस सीट में भी बहुत कुछ है, ये 4 भी लिखा है, ये भी कुछ भी लिखा है। मैं चाहता हूं कि भाई केवल नाम बताना, ये मुझे केवल नाम चाहिए, मुझे केवल वहां से जर्मनी से सिंपल एक वो खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो मशीन का नाम चाहिए केवल। तो नाम एक कॉलम ए में है। अब इस कॉलम ए में क्या करेंगे कि यहाँ तो स्टेट डिफाइन कर दिया था, उस कंट्री का स्टेट डिफाइन कर दिया, अब उस कंट्री का ब्लॉक, उस स्टेट का ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं। अब ये बोल रहा हूं कि ए वन से लेकर ए तक, मतलब A1 से ए तक, या फिर आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हो 1000 तक, A1 से 1000, A1 से 500, जितना आपकी मर्जी हो उतना लिख सकते हो। एब लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे, और बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। हमें जहां से सामान खरीदना है उस कंट्री का नाम देना है, उस सिटी का नाम देना है, और उस सिटी के अंदर के ब्लॉक का नाम देना है। सेम जैसे हम अभी जर्मनी से, जैसे हम जर्मनी से एक डेटा अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ का, 11/7/2020 नाम का कोई स्टेट है जर्मनी में, और ए ब्लॉक है वहां कोई, हम इस ब्लॉक के डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि ये वाला भाई साहब, ये जो आपने लिखा ना, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला इसको बोलते हैं, और इसको मारेंगे एंटर। जैसे ही मैं एंटर किया, अब एक एरर शो करेगा। अब ये बोलेगा कि भाई अगर तुम जर्मनी से माल मंगवा रहे हो, तो क्या जर्मनी में कोई तुम्हारा जान पहचान का है, जानते हो किसी को? अगर जानते हो तभी तो वहां से मटेरियल मंगवा पाओगे। किसी कंपनी को जानते हो, चाहे कैसे भी जानते हो, नेट के थ्रू कैसे भी जानते हो। और इस कंडीशन में, गूगल सीट के कंडीशन में, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस रेफरेंस का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे एरर आएगा और क्या आएगा, यू नीड टू कनेक्ट दिस सीट्स। तो बोला है कि भाई साहब आपने जो सीट का रेंज दिया ना, क्या आप उस सीट के मालिक हो, या फिर वहां से आपको परमिशन है वहां से खींचने के लिए डेटा? तो बोलेंगे हाँ। अगर आप ओनर हैं या फिर आपको एडिट का एक्सेस है, तो आप वहां से डेटा खींच सकते हैं। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि हाँ भाई साहब ये मेरा ही सीट है, मैं वहां से बात किया हूँ, जर्मनी वाले से मैंने बात कर लिया है, मेरा एक भाई रहता है वहां पे, मुझे सामान मंगवाना है, मुझे वो बता दिया कैसे करना है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। और इस सीट से मैं ये बोल रहा हूँ हाँ ये मेरा ही सीट है भाई, अलाउ एक्सेस करो, करो अलाउ एक्सेस। अब जैसे ही अलाउ एक्सेस किया, अब ये बोला चलो लो भैया,
अब जैसे अलाउ एक्सेस किया, डेटा आ गया अपने पास। अब इस डेटा को आप कुछ भी करेंगे। आप आप अब जैसे क्या है कि आप मान लीजिए ये डेटा तो आ गया, अगर यहाँ पे कोई और नाम आता, अभी देखिए ऋचा अग्रवाल जी का नाम सबसे लास्ट में है, और ऋचा अग्रवाल जी यहाँ देखिए आए कि नहीं अपने सीट में, ये देखिए ऋचा अग्रवाल जी आ गए। अब क्या होता कि इस सीट में कुछ नया चीज आता, जैसे मान लीजिए विंडोज का वर्जन अपडेट होता है तो सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई एक नया वर्जन आ गया है। सेम ऐसे ही अगर इस सीट में अपडेट होता कुछ, मान लीजिए नीरज नाम का कोई बंदा आता और नया आ गया, तो भाई अपने भी मशीन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है तो मैं भी चाहूंगा कि अपडेट मेरे घर में भी हो। तो इंडिया वाले में भी बोलेगा हाँ भाई अपडेट करना है, सिंपल वहां अपडेट हुआ, ये नॉर्मली अपडेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया खूबसूरत चीज कि आप जो भी अब वो काम करेगा आपके सीट पे आता जाएगा आप यहाँ से। लेकिन इसकी एक और, अब जैसे मान लीजिए जर्मनी से आपने जो भी सामान लाया, ऐसा तो है नहीं कि आप उसके मशीन में कुछ भी छेड़छाड़ करने लगोगे तो वो चलने लगेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वही है कि जर्मनी का माल है तो जर्मनी में जो अगर चेंज किया है वही हम यहाँ भी चेंज करेंगे तभी उसको उस ढंग से चला पाएंगे जैसे जर्मनी में चलता है। सेम इस कंडीशन में यहाँ भी है, अगर ये उधर वाले सीट में डेटा कुछ ला रहे हैं तो यहाँ भी आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई वो किया, चालाकी दिखाया कि भाई हम तो इंडिया वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इससे भी बेहतर एक वो डेटा मतलब मशीन बनाना चाह रहे हैं, मैंने छेड़छाड़ किया, ठीक है, हम इसके डेटा से कुछ छेड़छाड़ किए, जैसे ही छेड़छाड़ किए, लो भैया छेड़छाड़ करते रहो, मशीन ही काम करना बंद कर दिया। अब ये है कि मशीन आपका काम करना बंद कर दिया, तो आपने जो छेड़छाड़ किया था अब बोलोगे यार ये गलत कर दिया था, पहले जैसे ही कर दो, तो यहाँ से डेटा को डिलीट कर देंगे, ये पहले जैसा काम करना चालू कर देगा। तो ये था इंपोर्ट रेंज। तो आज जो नया टॉपिक पढ़े वो इंपोर्ट रेंज का टॉपिक पढ़े, और वीलुकअप में एरे फंक्शन कैसे लगाते हैं वो देखा हम लोगों ने। और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है।